Yeah, hi. So today I'll be talking about the most important discussion of all the interviews, which is the salary negotiation. एक मेरा दो तेरा दो मेरा So there are flaws in salary negotiations, which the one is not, able to understand if in case they're a fresher, or there are times that with whom at what salary you should negotiate. So I'll be covering up all the things, and after completing this salary negotiation discussion, I'll be starting with some examples that what mistakes few candidates made while choosing for the company or salary, and because of which what was the advantage and disadvantage they had in their life. So I've been interviewing people from so many years, so I can actually know that even if the person negotiated for a salary in 2018 and now back in 2021, how things have changed for him or her, and whether that was the right decision or wrong. So I have seen their time, so I can make a conclusion out of that. Okay, so firstly, this video is for those people who are actually a job seeker and negotiating this salary. This is for a candidate's perspective, not for HR who want to negotiate the salary with the candidate. So you need to understand the pattern of this video. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सिर्फ कैंडिडेट स्पेसिफिक वीडियो है जिसमें कैंडिडेट कैसे नेगोशिएट करें उसके बारे में बताया जाएगा. फॉर HR आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि कैंडिडेट से कैसे नेगोशिएट करना है, राइट. So let's just quickly start. First of all, the important thing for a candidate is to understand when you're interviewing with a company. अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको हो सकता है दो जगह नेगोशिएट करना पड़े सैलरी, विद अ कंसल्टेंट एंड विद अ कंपनी HR एज वेल. अगर आप डायरेक्टली दे रहे हैं तो हो सकता है उस केस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये रहती है कि आपको पता नहीं रहता कि सामने वाली कंपनी का बजट कितना है उस प्रोफाइल के लिए, एंड व्हाट सैलरी यू शुड आस्क, और कितना सैलरी पूछने पे आपको मिल सकती है या फिर आपको वो होल्ड पे रख देंगे. तो दोनों केस में ये होता है कि कैंडिडेट भी बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू देते हैं और जो HR है वो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती है. कैंडिडेट बेस्ट कंपनी देखते हैं बेस्ट ऑफर के हिसाब से, और कंपनी भी जो है बेस्ट कैंडिडेट देखती है बेस्ट बजट के हिसाब से, बेस्ट स्किल सेट के हिसाब से. तो दोनों चूज़ फ्रॉम एंड देर आर कंपनी टू चूज़ फ्रॉम, सो दोनों केस में इस तरीके से चलता है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेन एवर यू आर नेगोशिएटिंग फॉर योर सैलरी, कीप इन माइंड दैट इफ़ इट इज़ द फर्स्ट जंप ऑफ योर करियर, तो हो सकता है आपको उस केस में यू विल गेट अ हाइक विच इज़ द बेस्ट ऑफ योर करियर. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ डेज मूविंग फॉरवर्ड. मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट जंप होती है वही उसकी अच्छी करियर की चेंज होती है. इनफैक्ट कंपनी में ज्वाइन करने के बाद भी उनकी ऐसी इंक्रीमेंट हो जाता है अगर अच्छी कंपनी, तो जहाँ पे कि इट इज़ लाइक इट इज़ मोर देन व्हेन द पर्सन इज़ स्विचिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब. और कुछ केस में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट जंप जो उनकी बहुत अच्छी होती है लेकिन जिस कंपनी वो स्टक हो जाते हैं वहाँ पे जो है देयर सैलरी इंक्रीमेंट इज़ टू लेस, और शायद ऐसी स्किल सेट उनकी इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाती, तो मार्केट में जाने के बाद भी उनको वो डिमांडेड सैलरी नहीं मिलती है. तो अप्स एंड डाउन्स दोनों रहते हैं, तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. कोई सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं तो आपका जैसा इंटरव्यू होता है, हाउ द वेल यू आर गिविंग द इंटरव्यू, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी सैलरी बजट को पुट करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है तो हो सकता है इनिशियली आपसे HR स्टार्टिंग में हो सकता है सैलरी के बारे में पूछें, तो यू कैन मेंशन दैट एज नेगोशिएबल इफ़ इन केस आपको एग्जैक्टली बजट का आइडिया नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू. और HR भी इतना कीन एग्जैक्टली नहीं है स्टार्टिंग में जानने के लिए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है. उस केस में इफ़ इन केस दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर एक्सपेक्टेड सैलरी प्रायर इंटरव्यू, तो आप अपने एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग ही बताइए, ये जानते हुए कि उस कंपनी में क्या सैलरी स्केल रहता है, उसके पास्ट एम्प्लॉयज़ अगर आपको पता पड़े तो. अदरवाइज़ कंसल्टेंट्स के थ्रू डील करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, आपको पता रहता है कि कंपनी का क्या बजट है, आपको क्या पैकेज ऑफर करने वाले हैं, राइट. सो आप डायरेक्टली वो चीज़ पुट कर सकते हैं. अगर आप नहीं है कोई मीडियम बीच में, और डायरेक्ट अगर आप सीधे ही अप्रोच करें किसी कंपनी को डायरेक्टली दे रहे हैं तो आपको पता नहीं रहता कि क्या सैलरी बोलें, और क्या सैलरी बोलने के कारण जो है ना आपका सिलेक्शन रिजेक्शन वहीं पर डिसाइड हो सकता है बिफोर इवन अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, राइट. तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है. बाकी आपकी स्किल के हिसाब से इफ़ यू थिंक जो उनकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, यू आस्क फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन, इफ़ अगर आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं कंपनी के साथ में, एंड इफ़ यू थिंक कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्किल सेट उनको चाहिए, जो टूल्स उनको चाहिए, अगर आपने उस पर काम किया है, जो सर्विसेज उनको रिक्वायरमेंट है, जिन क्लाइंट्स को डील करते हैं उन सब पे आपने काम किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी जो है
डिमांड कर सकते हैं सीइंग योर वैल्यू इन द मार्केट या फिर द कंपनी स्टैंडर्ड विच यू आर डीलिंग विथ। बड़ी कंपनी तो ऑब्वियसली हायर सैलरी स्केल होता है, छोटी कंपनी तो अलग बात है। अगेन द सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल, यू नो, विच आई हैव सीन इन माई करियर। जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी केस में सैलरी स्केल जो है थोड़ा सा कम रहता है कंपेरेटिवली एक्सपीरियंस कैंडिडेट के। आईटी प्रोफेशनल्स या अदर प्रोफाइल्स के अंदर सैलरी थोड़ी सी हायर मार्क पे रहती है। नॉन आईटी स्किल्स जैसे बीपीओज वगैरह में क्या होता है, उनका फिक्स बजट होता है और वो उसी बजट पे कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। सीइंग द सैलरी स्ट्रक्चर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं इसके ऊपर। मेरे हिसाब से अगर डिस्कशन हो तो इट वुड गो बियॉन्ड 30 minutes और समथिंग, which I don't think you would prefer to watch that long video. So I'll cut short this thing, you know. So first thing which I mentioned is that कि आपकी इंटरव्यू स्किल के हिसाब से आपको सैलरी बजट को पुट करना चाहिए, right? And the second thing is that, you know, always do not jump for the salary part. Do not become demanding in the early stage of interview. आपका अगर फर्स्ट राउंड हो रहा है, आपको वो जज करना चाह रहे हैं, उससे पहले ही आप बता देते हो कि ये देखो मेरे पास में इतने सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो दैट लुक्स रियली, यू नो, आप एक स्टेबल कैंडिडेट नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप ऑफ़र पे ऑफ़र लेने वाले हो। तो ट्राई नॉट टू मैंशनिंग दैट कि आपके पास में बहुत सारे ऑफर्स हैं। आई नो एज अ कैंडिडेट आप डेफिनेटली काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देंगे एंड विल बी ट्राइंग फॉर लॉट मैनी कंपनीज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू ज्वाइन एनी कंपनी, बट आई थिंक द बेस्ट ऑफर विच यू हैव आपको वही पुट फॉरवर्ड करना चाहिए रैदर देन मैंशनिंग ऑल द जॉब ऑफर्स। आपके पास में 10 ऑफर्स हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक, यू नो, पुटिंग अ बैड रिमार्क ऑन यू कि आपने 10 ऑफर्स ले लिए, and if in case you're joining this company, that means the other 9 companies who invested your time, जिन्होंने अपना टाइम दिया, जो आपका इंटरव्यू लिए, उन्होंने सोर्सिंग की, तो यू आर गोइंग टू डिच ऑल दी अदर 9 कंपनीज। आप उन सब 9 कंपनीज़ को ड्रॉप करने वाले हैं विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देम। अगर उन्होंने एग्जैक्टली आपको वही सैलरी दी जो आपने डिमांड की थी, उसके बाद आप फिर और ऊपर सैलरी देख रहे हो, so that's kind of unfair. So I would believe that, you know, in your early stage you might do some mistakes like this, but if in case you're an experienced candidate, so I think if you're demanding any salary with any company और वो आपको exactly वही salary offer कर रहे हैं, तो उस you should be that much responsible कि आप उसी company को join कर रहे हैं rather than going for any other company, because there is no limit to salary part. but salary के अलावा बहुत सारी चीज़ें important होती है कि उसमें पर्क्स क्या क्या अवेलेबल है, इंसेंटिव क्या क्या अवेलेबल हैं, वो कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी एज ए कैंडिडेट कैसी ग्रोथ है, उनके पास जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो कितने अच्छे हैं, अगर उसमें आप काम कर लोगे तो फ्यूचर में आपकी वर्थ कितनी हो जाएगी मार्केट के अंदर या फिर उस सेम कंपनी में, उसकी इंक्रीमेंट पॉलिसी कैसी है, वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, कितने कोऑपरेटिव हैं, वो आपकी बातों कितना सुनते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ थिंग्स सारी चेक करके फिर आप एक डिसीजन लोगे rather than only salary पे, तो I think it would be a very much better decision for you, क्योंकि I have seen that many of the employees, कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन करते हैं just because of the salary, उनको लगता है कि यहाँ अच्छी सैलरी है तो क्विकली वो उनके पीछे फैमिली है टू, यू नो, फीड एंड दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको लगता है यहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही है, मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। सो दैट इज़ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म गोल। अगर आप ये देख के किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो तो यू आर गिविंग योर टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट, और वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज़ में लोग सैलरी के चलते ज्वाइन करते हैं लेकिन फिर पता चलता है कि सैलरी डिडक्शन हो गई या फिर उन्होंने सैलरी टाइम पे नहीं देते आपको, या उनके प्रोजेक्ट्स स्टेबल नहीं थे, या जिस प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे हैं उसमें लर्निंग ही नहीं हो रही है आपकी या फिर उसमें, यू नो, कंपनी छोड़ने की पॉलिसी बहुत ख़राब है, दे आर नॉट दैट मच सपोर्टिव, वो थोड़े से स्ट्रिंजेंट है, वहाँ पे एटीट्यूड है एचआर्स में, या फिर दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेरीज प्रॉपरली, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी कंपनीज़ में आप ज़्यादा सैलरी लेके ज्वाइन भी कर लोगे तो योर वर्क लाइफ बैलेंस वोंट बी मेंटेन्ड, और इन दी एंड यू आर गोइंग टू सफ़र। और आप सफ़र करोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे और उस चीज़ का इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे भी दिखता है। सो ये आपका जो है ना लाइफ का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है। सो ऑलवेज कीप all these parameters of salary in mind before you decide to join any company, right? Try not to be influenced by someone. अगर आपको लगता है कोई आपका फ्रेंड उसी कंपनी में उसी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दिया है तो आपको भी एग्जैक्ट वही सैलरी ऑफर होनी चाहिए। There will be some amount of difference between you, not even in the terms of skill but in terms of way you represent yourself. और जैसा आपका फ्रेंड आपको रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा हो आपके कंपैरिजन में, आप ज़्यादा अच्छे हों, उसको जो सैलरी मिले उससे कम भी आपको मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, बिकॉज एवरी टाइम अ पर्सन गिव्स इंटरव्यू दैट वेरीज फ्रॉम, यू नो, पर्सन टू पर्सन, राइट? सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ एंड आस्क फॉर द सैलरी।
ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द सैलरी, बिकॉज अगर आप रूड रहोगे वहाँ पे उनसे एंड यू बिकम टू मच एटीट्यूड आप में रहेगा, ईगो आएगा आपके अंदर, तो दैट डजेंट हेल्प यू इन लॉन्ग रन भी, क्योंकि आप ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हो और आपको अगर कंपनी मुझे सैलरी ऑफर करती है तो उस केस अगर सैलरी ऑफर करती है तो उस केस में कंपनी की एक्सपेक्टेड जो आपसे मतलब जो है ना एक एक्सपेक्टेड वर्थ रहती है, द वैल्यू टू देयर बिजनेस इज़ एक्चुअली हाई। अगर आपको हाई पैकेज दे रहे हैं सो दे विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप आउट परफॉर्म स्टार्ट कर दो इनिशियली विथ लेस नंबर ऑफ ट्रेनिंग, आप पे कम एफर्ट डालना पड़े और जल्दी आउटपुट आप दे पाओ। एवरी कंपनी वांट्स कि अगर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो एटलीस्ट कैंडिडेट ऐसा आए जो फटाफट जो है उस काम को लीड कर सके, टीम को लीड कर सके या काम को ग्रो करवा सके। और आप ज्वाइन करते हो और आप उसी पर्सन की तरह बिहेव करते हो जो कि कम पैकेज पे है एंड हु इज़ एक्चुअली ऑन अ लर्निंग स्टेज, तो आपको ज़्यादा पैसे दे के आपको भी सिखा कि वो क्यों जो आगे बढ़ाएंगे ना। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग अ कंपनी। आपको ये चीज़ अंदर से पता होती है कि आपकी वैल्यू और वर्थ क्या है, राइट। केस आई हैव सीन दैट जो लोग अपने बिजनेस कर रहे होते हैं उसके बाद में दे जंप टू अ न्यू करियर प्लान, तो उनको थोड़ा सा चैलेंजेस आता है उसके अंदर, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ए बिजनेस तो आपके प्रॉफिट स्केल पे अर्न करते हो और जब आप कंपनी में काम करते हो तो नो मैटर हाउ मच प्रॉफिट दे आर गेटिंग, आपको एक फिक्स बजट होता है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो उस माइंडसेट से अगर आप जो है ना चीज़ों को देखते हो तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू जॉइन अ कंपनी या फिर नेगोशिएट करना सैलरी के लिए, बिकॉज आपको लगता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए 10 लाख का, मुझको सैलरी मिल रही है 1 लाख ही, तो मेरे को तो 5 चाहिए, 5 उनकी 5 मेरी। तो इस तरीके से जॉब में इस तरीके से शायद नहीं चलता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस माइंडसेट, या आपको बिजनेस रन करे तो बंद हो गया, तो उस तरीके से ही आपको जो है ना जज करना चाहिए। एंड ट्राई टू बी सपोर्टिव टू HR। जो आपका HR है उसने काफ़ी एफर्ट लगाया है, बहुत सारे कैंडिडेट स्क्रीन किए हैं, आपके इंटरव्यू सारे हुए हैं, एंड में अब बात अब सैलरी नेगोशिएशन पे आके अटक गई है। दैट मीन्स इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप भी उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए वो कंपनी है। तो ट्राई टू बी सपोर्टिव, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरीके से आप ट्राई करिए नेगोशिएट करने को उसको, रैदर देन आप खाली अपनी बात बोलें एंड यू थिंक दैट कि आपने जो बोल दिया वही होना चाहिए। तो चीज़ें दोनों साइड से होती है एफर्ट दोनों साइड से होना चाहिए, कैंडिडेट का भी उतना ही होना चाहिए, कंपनी का भी उतना होना चाहिए। आप कितना अंडरस्टैंडिंग है उनकी बात को समझने में और कितना अच्छे से आप उस बात को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑन अ सिंग ऑन अ प्रोफेशनल नोट, सो दैट मैटर्स रियली व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग फॉर अ सैलरी। कई बार अच्छे पॉजिटिव कैंडिडेट को अच्छे एटीट्यूड के कारण भी कंपनी के HR जो है ना हायर सैलरी स्केल देने ऑफर करने में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि the candidate is not going to perform well but also will be a reliable source to the company in longer run। और जितना अच्छा कैंडिडेट होगा पॉजिटिव माइंडसेट का, उसके अंदर में टीम भी उतनी पॉजिटिव होगी, तो लॉन्ग रन में कंपनी को वो चीज़ बेनिफिट करेगी, राइट। सो कीप दैट इन माइंड ऑलवेज। एंड I think now video is stretching around 15 minutes, so I'm not sure if I should include too many examples, but I've seen people जैसे कि कई बार ऐसा होता है, I'll give you one example। I hired a Salesforce developer। I hired a Salesforce developer from a company with an experience of around 1.7 years something, और उनको पैकेज लास्ट था 4.6 एंड वी ऑफर्ड हिम अराउंड 7। सो उन्होंने जो है इतना उनका कमांड नहीं था, जो IT के कैंडिडेट्स हैं वो शायद समझ पाएंगे, जो नॉन IT के उनको शायद समझ भी नहीं आएगा। IT की जिसके अंदर क्या डेवलपमेंट वगैरह होता है, तो उस पर हमने हायर किया था। तो उन कैंडिडेट को क्या है कि उस टाइम नीड थी जॉब की, बट उनको लगा कि नहीं यार मेरे फ्रेंड को, क्योंकि उसी कंपनी से दूसरे कैंडिडेट अप्लाई कर रखा था और उनको 9 ऑफर हुआ था और उनकी स्किल अच्छी थी, तो उनको लगा नहीं यार उसको हुआ है तो मैं ड्रॉप करूँगा। और उन्होंने ईगो के चक्कर में बिना कंपनी को जाने भी कि उनको लॉन्ग रन में कितना बेनिफिट होगा, उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया उस कंपनी को, डिच कर दिया ऑफर लेने के बाद में। एंड ही मेंशन दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन एट दिस लेस पैकेज। मूविंग फॉरवर्ड नो आफ्टर 2 years दैट फ्रेंड हु ज्वाइन द कंपनी, उनका इंक्रीमेंट होते होते ही हैज़ रीच्ड फ्रॉम ए सैलरी स्केल फ्रॉम 7 to 16 लाख। एंड दैट पर्सन जिसने ज्वाइन नहीं किया उस ऑफ़र को, ही इज़ स्टिल विद द सेम कंपनी, और उनका जो है ना ऑफ़र 4.7 से इंक्रीज़ होते होते अभी 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है। रिसेंटली उन्होंने वापस से अप्लाई किया था जॉब के लिए। सो आई एम थिंकिंग शायद वो उस टाइम पे उस ऑफ़र को लिए होते तो अभी वो भी जो है ना 14-15 के लाख को जो है क्रॉस कर गए होते बेंचमार्क को, बट उस टाइम पे उन्होंने वो डिसीजन लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ईगो फैक्टर। उनको लगा कि नहीं यार मेरे को ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, और उन्होंने ऑफ़र वो ड्रॉप कर दिया, तो लॉन्ग रन में उनका नुकसान हो गया। इट डजेंट मीन दैट आप हर ऑफ़र को ड्रॉप कर दो तो आपका नुकसान ही होगा। अगर कंपनी अच्छी है तो यू शुड लुक फॉर मैनी अदर थिंग्स, नॉट ओनली द सैलरी पार्ट। जो ऑफ़र कर आपको सैलरी HR
देखिए वो अपनी पॉकेट से तो ऑफ़र कर नहीं रहा आपको सैलरी, वो एक कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उसके जो ओनर्स हैं, उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने डिसाइड करके उनको एचआर को बजट दिया है, एचआर के हाथ में वही होता है कि उसी बजट के अंदर उस कैंडिडेट को लाना होता है, क्योंकि वो उनका जॉब है। तो आप उस चीज़ को अपने सेल्फ ईगो पे मत लीजिए कि सिर्फ आपके लिए दे आर ऑफरिंग दिस सैलरी, दे आर ऑफरिंग दिस सैलरी ऑन अ मास स्केल, और वो उनको उसी बजट में वो प्रोफाइल हायर करनी होती है, बिकॉज दैट इज़ दे हैव बीन गाइडेड फॉर यू, उनका जॉब है। तो आप उसको प्रोफेशनल साइड पे लीजिए एंड ऑन अ हेल्दी नोट आप उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करिए। आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से किसी से बात करते हैं और यू आर टेलिंग योर वर्थ टू दैट कंपनी, हाउ यू मच वैल्यूबल योर स्किल विल बी विद दैम इफ इन केस दे हायर यू, सो वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और एक अच्छे पॉजिटिव कैंडिडेट को कौन ही हायर करना चाहता है। सो आई एम श्योर दिस टिप्स विल हेल्प यू आउट, एंड आई हैव नॉट इंक्लूडेड टू मेनी एग्जाम्पल्स बिकॉज आई थिंक इस वीडियो स्ट्रेच हो रहा है, तो इट माइट बिकम बोर्डम to hear such videos for a longer period of time. So in my next video I'll be coming up with some other topic. Till then, take care. Thank you. Bye bye.